Good afternoon, everyone. Let's begin with the next anthropological theory, culture and personality. So, anthropological theories are about studying culture to make sense of how they evolved and progressed. And I keep saying this all the time because you must know कि आखिर हम जो ये anthropological theories पढ़ रहे हैं from classical evolutionism, diffusionism, historical particularism, functionalism, तो ये सब एक्चुअल में इनका पर्पस क्या है. So for you, it provide you an anchor. जब भी आंसर राइटिंग हो तब आपको ब्रॉडर लेवल पे आइडिया हो कि जो भी क्वेश्चन आए कि अल्टीमेटली वी आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ एनी कल्चर, वी आर स्टडिंग द कल्चर. एंड सेकंड थिंग ये है कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए हमारे पास स्टडीज हैं, हमारे पास डिफरेंट सब डिसिप्लिन्स हैं लाइक मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स, ये सब. और तो यही कल्चरल एवोल्यूशन के लिए वी हैव दिस रिसर्च, वेल रिसर्च वर्क जिसमें डिफरेंट कल्चर्स दे आर स्टडीड, क्रॉस कल्चरल कंपैरिजंस आर अंडरटेकन, कंपैरेटिव स्टडीज, एथनोग्राफिक अकाउंट्स, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. तो उन सब से जो आइडिया निकल के आता है, अ जस्ट ऑफ इट, अ क्रक्स ऑफ इट, वही हम पढ़ रहे हैं. नाउ culture and personality, this school tries to look at the two-way relationship between culture and personality. Now when I say two-way relationship, so it's a kind of feedback loop जिसमें जो personalities हैं या individuals हैं, they perform two kind of role. First, they are the performer, the actors, and second they are the modifiers. सो फर्स्ट रोल्स में ये है कि जो भी कल्चर ट्रांसमिट होता है वाया एंसेस्टर्स, वो टेम्पलेट जो है वो फॉलो करते हैं बिकॉज एंसेस्टर्स ने वो टेम्पलेट उनको किसी न किसी वजह से दिया होगा. बिकॉज ये जो कल्चर है ये सर्वाइवल किट है, इट एंश्योर देयर सर्वाइवल, सो दे ट्रांसमिटेड दिस नॉलेज टू देयर डिसेंडेंट्स. नाउ कभी कभी वक्त के हिसाब से we need to make changes. So that's how culture and personality, both of them, they work in this feedback loop. Now अब ये चीज हो कैसे रही है इसका एक एग्जांपल. नाउ यू हर्ड अबाउट द ट्रांजिशन बिटवीन अपर पेलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक. सो उस टाइम पे अपर पेलियोलिथिक it was cold, the mesolithic was warm phase. So there is a transition, the environmental changes. So upper paleolithic was also the time कि जिसमें जो होमो सेपियंस हैं that migrated out of Africa, they reached Europe and Asia. और उसी टाइम पे upper paleolithic में Neanderthal were coexisting. और इस टाइम पे Neanderthal जो है they went into extinction. सो यहाँ पे जो चेंजेस हैं कि upper paleolithic के अंदर टूल किट और ओवरऑल जो सर्वाइवल किट जो था, जो कल्चरल किट जो था, वो वो टोटली डिफरेंट था. और यही मेसोलिथिक के अंदर टूल किट बिल्कुल अलग है. जैसे यहाँ पे अपर पेलियोलिथिक की बात करें तो वहाँ पे बड़े टूल्स थे, ये कह सकते हैं मेगा टूल्स, शार्पर टूल्स, बिगर टूल्स. और यही मेसोलिथिक की बात करें तो यहाँ पे माइक्रो टूल्स थे, माइक्रोलिथ्स, और कंपोजिट टूल्स थे, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया था. और एनवायरनमेंट चेंज में ये है कि अपर पेलियोलिथिक में जहाँ पे हंटिंग के लिए मैमथ्स थे, फूड रिसोर्सेज इतने अबंडेंटली अवेलेबल नहीं थे. मेसोलिथिक की बात करें तो अब वही जाइंट एनिमल्स, वही मैमथ्स जो है वो गायब हो गए और अब उनकी जगह पे वेजिटेशन, वाटर, एक्वेटिक रिसोर्सेज, स्मॉल गेम, ये सब आ गए. तो उसके हिसाब से जो चेंजेस हैं वो भी लेने थे. और sometime it is said that ki Neanderthal, they could not make the necessary modifications and we did. So that's how we survive. और यही चीज है culture and personality, that feedback loop यहीं पे कि the individuals, they influence any culture and are influenced by it. Now there is another change that came with the study, the culture and personality study, is the shift has focused from cultures to the individual. So यहाँ पे इससे पहले जो है ब्रॉडर जो कल्चरल एलिमेंट्स थे, जो ओवरऑल कल्चर, जो कल्चरल एट्रीब्यूट्स, कल्चरल पैटर्न्स जो थे वो देखे जा रहे थे. एंड नाउ द शिफ्ट इज ऑन इंडिविजुअल. एंड बाय इंडिविजुअल this school means that individual have their thoughts, their own psyche,
and this psyche must be explored. सो जो ब्रॉडर लेवल पे क्लासिकल इवोल्यूशन से शुरू होके फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म तक तो हो गया, बट देन ड्यूरिंग इंटरवॉर पीरियड 1920s एंड 1950 इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे, दे स्टार्टेड डिजायरिंग इट कि नाउ इट्स टाइम दैट वी अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड द साइकी. So that psyche, individual psyche, it includes thoughts, emotion, and behavior. So that's the core of this culture and personality school. So जो शिफ्ट की बात कर रहा था मैं, जो पहले ब्रॉडर कल्चरल पैटर्न से इंडिविजुअल साइकी पे आया, सो यहाँ पे इसी शिफ्ट के साथ ही एक और डिसिप्लिन जो है वो इसके साथ जुड़ गया, दैट इज साइकोलॉजी. नाउ अब इस स्कूल के अंदर वी स्टार्टेड लुकिंग एट कि जो इंसान है, जो होमोसेपियंस है, या जो इंडिविजुअल्स है ऑफ एनी कल्चर, व्हाट डू दे थिंक, व्हाट आर देयर बिहेवियर पैटर्न, व्हाट आर देयर इमोशंस. और उसके लिए फिर यहाँ पे जो थीम्स ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी हैं, उसके साथ साथ द प्रिंसिपल ऑफ साइको एनालिसिस वर आल्सो इम्प्लीमेंटेड. सो इसमें जो फर्स्ट जो इसका बेसिस है या बैकग्राउंड है, इट इज दैट द ऑब्जर्वेशंस ऑफ सिगमंड फ्रॉइड. So Sigmund Freud, he talked about the unconscious mind. Like in our individual psyche, any individual, they have three layers of consciousness. So first is the consciousness, the external consciousness, then the subconscious mind, and the unconscious mind. So this triple layer consciousness hierarchy is what govern any individual psyche. ये सिगमंड फ्रॉइड का एनालिसिस था. सो हम वहाँ पे साइकोलॉजी ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम बस ये देखेंगे कि ये प्रिंसिपल जो है साइको एनालिसिस मीन्स साइकोलॉजी के प्रिंसिपल से जो भी ऑब्जर्वेशन मिले वो ही जो कल्चर एंड पर्सनैलिटी में वो इंक्लूड किए गए टू आंसर दीज क्वेश्चंस. यस, फर्स्ट, do different cultures produce different type of personalities? Second, how child rearing practices influence adult character? And can psychological theories be applied cross culturally? So the first question है, it is a broader one कि जितने भी different cultures हैं, क्या उन culture से अलग अलग personality produce हो सकती है? मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. Now the idea is हर एक culture जो है, it is product of its geography. एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी, उसका एक मतलब जो लिमिट्स है, जो आउटर लिमिट्स हैं कल्चर की, दे आर कंटूर्ड एंड कन्फाइंड बाय दैट पर्टिकुलर टोपोग्राफी, पर्टिकुलर ज्योग्राफी. अब यह है कि अगर डिफरेंट ज्योग्राफी पे जो भी कल्चर्स हैं, अब उनके अंदर इंडिविजुअल साइकी जो है या जो साइकोलॉजिकल पैटर्न्स हैं ग्रुप लेवल पे, वो अलग अलग हो सकते हैं. क्या क्या अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटीज हो सकती है? सम वॉरियर, सम सबमिसिव, सम अग्रेसिव, सम इरिटेटिंग, some conscious, and some gullible, है ना, some acceptable, some suspicious. So इस तरह के डिफरेंट जो ग्रुप पैटर्न्स निकल के आ सकते हैं. क्या ना इंडिविजुअल साइकी पे तो समझ रहे हैं ना, ये सिगमंड फ्रॉइड का एनालिसिस है कि इंडिविजुअल तो ये सभी जितने भी स्पेक्ट्रम में, जो साइकोलॉजिकल स्पेक्ट्रम में, ये सब के सब बिहेवियर जो है वो शो करता है. वी आर एंग्री समटाइम, वी आर सैड, we are frustrated, we are excited, we are euphoric, sometimes we are depressed, sometimes we are suspicious, sometimes we give away control, sometimes we try to control things. So ये spectrum में individual behavior तो है, लेकिन can these individual behavior can they be amplified at a group level? और अगर ऐसा amplification possible है तो वो ग्रुप जो है वो वैसे ही पर्सनालिटी शो करेगा. Means if suspicion is being amplified, so that group will be suspicious of every outside influence, every outsider. Or if they are welcoming, if they are hardworking, or if they are warrior like, then all of them will show such heroism, such masochism, इस तरह से. फिर सेकंड जो क्वेश्चन है, तो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस है. सो ये भी यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, बिकॉज चाइल्डहुड जो है, साइकोलॉजी बिलीव दैट कि द चाइल्डहुड ड्रामा और चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग, द चाइल्डहुड एटमॉस्फियर, लर्निंग, ये सब बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं एडल्ट कैरेक्टर को. सो जैसे अगर किसी ने
बचपन में ही अगर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट्स देखा हो, या कोई ट्रॉमा बॉन्डिंग वाला हुआ हो, या कोई नार्सिसिस्टिक बिहेवियर पैटर्न है, या फिर समटाइम दे आर दे आर विक्टिम्स ऑफ वन और अनदर काइंड ऑफ अब्यूज। सो ऐसे में उनका बिहेवियर जो है वो अलग होता है। एंड समटाइम बहुत हैप्पी इंस्टेंसेस भी है कि इफ जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा रहा हो, फैमिली यूनिटी, इंडिविजुअल स्पेस, नो अब्यूज, नो कोऑर्शन, विजडम, तो फिर उनसे एडल्ट करेक्टर भी चेंज होता है। तो अब अगेन यहाँ पे यही चीज है दैट कैन दोज प्रैक्टिसेस बी एम्पलीफाइड एट ग्रुप लेवल। एंड देन द थर्ड क्वेश्चन कि कैन साइकोलॉजिकल थियरीज, जो इंडिविजुअल साइकी की जो भी थियरीज हैं, whether it is about narcissism, whether it is about psychological manipulation, about various disorders, personality disorders, can those theories be applied to different culture, and different cultures be compared across that psychological line? So ये तीन questions हैं जो इसमें दिए हुए हैं। Now background के साथ we are going to look at different influentials. So first, Franz Boas. सो जैसे ये हमने हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म में देखा था, फ्रांस बोआ ही टॉक अबाउट द स्टडी ऑफ कल्चर मस्ट बी undertaken in their own context, their own environment, या their own framework। किसी भी कल्चर पे आउटसाइड इन्फ्लुएंस पे थोपा नहीं जाए। सो दैट्स व्हाट कल्चरल रिलेटिविज्म इज, दैट each culture must be understood in its own way. So इसी के साथ then started historical particularism, that if you want to look any culture without any subjective bias, without any outside external bias, then how you are going to undertake the study? So that way out is historical particularism, that first you look at its history, then its geography। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मतलब है how different cultural attributes, how different elements, they can be traced in a chronological pattern, how they evolved, what were the events, what were the major influences and milestones। And then second, it's geography, where they are, जिस लोकेशन पे है, जिस टोपोग्राफी पे है, वहाँ पे किस तरह की मतलब कल्चरल एलिमेंट्स किस टाइप के हो सकते हैं। बिकॉज समटाइम ज्योग्राफी की वजह से भी पर्सनैलिटी जो है बहुत बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंस होती है। लेट्स से स्कार्सिटी प्रिंसिपल। सो अगर एक सोसाइटी अगर किसी ड्रॉट प्रोन रीजन के अंदर है, तो वहाँ पे उस सोसाइटी के लिए रिसोर्सेज की एक बहुत ही अलग वैल्यू होगी जो दूसरे कल्चर में ना हो। लाइक इफ यू वांट टू look at it in this way, just compare two mainstream society in modern day India, in present day India. First, the people who live in जैसलमेर राजस्थान, जो कि राजस्थान के एक्सट्रीम वेस्ट बॉर्डर पे है, इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट में। और सेकंड आप वही ले लीजिए एक महाराष्ट्र रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से। नाउ the people of Ratnagiri and the people of Jaisalmer, they will have lot of different things in their cultural outlook. So जैसलमेर के लोग जो है वहाँ पे बारिश होती नहीं है, वहाँ पे खेती बाड़ी, वहाँ पे उनका जो देखने का नजरिया है, हाउ दे ट्रीट रिसोर्सेज, वो बहुत ही अलग है। एंड कौन से रिसोर्सेज उनके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी बहुत अलग है। और यही रत्नागिरी के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जहाँ पे कम से कम उतनी स्कार्सिटी या वो ड्रॉट नहीं है, तो वहां पे वो आउटलुक बिल्कुल ही चेंज हुआ। सो ये दोनों चीजें जो हैं दे फॉर्म पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म। फिर जब कल्चरल रिलेटिविज्म है, इसका मतलब है कि नो कल्चर इज सुपीरियर टू अनदर, हर एक कल्चर अपने आप में ठीक है। जस्ट यू जस्ट लुक एट इट्स हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड यू विल सी द रियलिटी। फिर जो सेकंड इन्फ्लुएंस है इज फ्रॉम सिगमंड फ्रॉइड। So Sigmund Freud, he talked about the psychoanalytical principle that are applicable on human psyche। पर यहाँ पे हम सिर्फ दो चीज देखेंगे, the unconscious drives and childhood experience। So unconscious drive means, जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने इस हायरार्की में
तीन लेयर्स की बात की, द अनकॉन्शियस माइंड, द सबकॉन्शियस माइंड एंड द कॉन्शियस माइंड. नाउ ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, इट इज आउट ऑफ इंडिविजुअल कंट्रोल, मीन्स वी डू नॉट कंट्रोल इट. सो जैसे जो हमारी जो बेसिक जो अर्जेस हैं, जो प्राइमल अर्जेस हैं, लाइक रिप्रोडक्शन and to survive and for intimacy, for threat perception and then fight or flight, ये जितने भी urges जो है they are controlled by unconscious brain. और वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे कंट्रोल में रहेगा तो फिर वो चीज़ें फिर जो है they will be prone to manipulation. तो ये चीज़ जो है अनकॉन्शियस माइंड में. अब इस अनकॉन्शियस माइंड में क्या है, समटाइम दे आर डिजायर्स, दे आर ड्राइव्स दैट आर नॉट फुली थ्रॉटल्ड अप, नॉट फुली चैनलाइज्ड. सो ऐसे में दोज ड्राइव्स they turn into suppressed desires. नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे द लव बॉन्डिंग. अब हर एक जो इंडिविजुअल है, I'm talking about infants. So infants, they crave that care, they crave that protection, that love, and that love bonding form part of their first interaction with the world. And now just imagine कि ये जो first जो drive है, the first bond जो है, if it is severed या if it is untethered. Severed means either they lost their parents, या फिर untethered means parent is not emotionally or physically available. So in दोनों ही cases में ये जो primary drive जो है, it will not be channelized properly, so it will turn into suppressed desires. और ये suppressed desires जो है, then they express in the adult character. एंड फिर जब हम एंथ्रोपोलॉजिकल थियरी की बात करते हैं, सो क्या ये जो साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, कैन इट बी एम्प्लीफाइड एट द ग्रुप लेवल. एंड देन चाइल्डहुड एक्सपीरियंस that form the important part of growing up. So Sigmund Freud, he readily figured it out, observed it out, that if the growing up phase is not healthy, or if it is accelerated or slowed down, इन तीनों में, first, if it is accelerated, if it is slowed down, or if it is tampered with, if it is not natural, तो इन तीनों में that individual will suffer in the adulthood. So sometime जैसे trauma bonding का है, so if someone is grown up in a family that is narcissistic. Second, if one or more individual in the family suffer from some psychological disorders, like say bipolar personality disorder, BPD, or obsessive compulsive disorder, OCD. And next, if it is not family, then any other institution that help in growing up, any other institution that is part of growing up, like school की बात कर लेते हैं, educational institution. So now if child are bullied, या फिर if the proper mental care, if it has not been given, if they have been ostracized, because sometimes this thing is this kind of behavior is seen in those from the ostracized group, like जो जैसे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जो अपर कास्ट स्कूल्स के अंदर लोअर कास्ट स्टूडेंट्स होते हैं, ट्राइबल स्टूडेंट होते हैं, सो दे आर यूजुअली ऑस्ट्रसाइज्ड फ्रॉम इम्पॉर्टेंट सर्कल्स. सो ये भी एक इश्यू है. सो अब अगर इनमें से कोई भी चीज आ जाती है, विच वी कैन club up as dysfunction, if any of the dysfunctions are there, then the growing up phase will be tampered with, और उसकी वजह से the adulthood character will suffer in one way or another. और इन सब की वजह से again we
ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है. नाउ वी हैव टू jump it up to the anthropological theory, and now we are seeking, or this whole theory is seeking, कि किस तरह से the same slow down growing up phase and the later consequences, can they be amplified at the group level, जो बार बार ये थीम आ रही है, और ये भी आप आगे भी ध्यान रखें. फिर ही फोकस ऑन द अनकॉन्शियस माइंड, जो अभी आपको बताया, इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी एंड फैमिली डायनामिक्स, रिप्रेशन एंड न्यूरोसिस. अब ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको बता दी. सो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं. फैमिली डायनामिक्स की बात करते हैं, तो जो मैं अभी आपको बताया कि इफ़ द फैमिली इज डिसफंक्शनल साइकोलॉजिकली, सो इफ फैमिली इज डिसफंक्शनल, सो कि आप बिल्कुल इसकी एनालॉजी जो है एक मैकेनिकल प्रिंसिपल से ले सकते हैं कि अगर इफ मशीन इज फॉल्टी, सो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस फॉल्टी प्रोडक्ट्स. सो यही सेम चीज, यही सेम एनालॉजी यहाँ पे फैमिली डायनामिक्स में है. इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी, सो अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल ड्राइव. ना वही जो लव बॉन्डिंग वाला बताया, if the connection is severed or untethered, so that love bridge is not completed, and that form a part of suppressed desire, and that suppressed desire again later echoes or haunts that individual. ये बहुत में देखा गया. एंड रिप्रेशन एंड न्यूरोसिस, ये जो भी आपके बताए कि जो भी ड्राइव्स जो है, जो भी हेल्दी ग्रोइंग अप फेजेस हैं, अगर वो पूरे नहीं हो, देन दे टर्न इनटू रिप्रेशन. नाउ देन थर्ड इन्फ्लुएंस ले लेते हैं, अर्ली एथनोग्राफी. तो ये हम देख सकते हैं कि बाय द टाइम ऑफ historical particularism, some influence of participant observation or some influence of directly living with people, it has already started. वैसे हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म भी है ना, बहुत ही कम स्टडी थी उसमें, और ज़्यादा जो भी उसमें था वो क्रॉस कल्चरल स्टडी से ही था. बट फिर भी जो फेज था दैट अगर किसी कल्चर को स्टडी करना है तो उनके साथ रहो, ये जो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म से शुरू हुआ, देन द मेजर थ्रस्ट इट वाज प्रोवाइडेड बाय मेलिनोव्स्की. तो जो मेलिनोव्स्की ने जो ट्रोब्रियन आइलैंड के अंदर जो स्टडी दी थी, जो कूला रिंग के बारे में जो स्टडी थी, वहां से फिर जो मेजर थ्रस्ट जो है वो मिला कि अब किसी भी कल्चर को स्टडी करना है, सो उसमें सेकेंड हैंड डेटा को स्टडी करके वो चीज पता नहीं चलेगी. यू मस्ट स्टे विद देम, यू मस्ट अंडरटेक द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यू अंडरटेक द फील्ड वर्क एंड कम आउट विद रियल टाइम एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशंस. फिर बात करते हैं नेक्स्ट इन्फ्लुएंस इज फ्रॉम द सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट. सो इसके अंदर जैसे जो दोनों वर्ल्ड वॉर जो थे, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों वर्ल्ड वॉर में द अमेरिका, द यूएसए, इट वाज ग्रैपलिंग विद दिस क्वेश्चन अबाउट नेशनल कैरेक्टर. नाउ एक इसमें आपको एक पॉलिटिकल साइंस का या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता हूँ कि दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन दोनों में अमेरिका did not want to enter the war, दोनों ही केसेस में, but was forced to enter. So ऐसे में जो the American economy, it suffered because in one way or another, either it faced the devastating blow or it had to provide resources to restructure the global economy. दोनों के अंदर ही the Americans, they wanted to figure out कि आखिर है ना, ये अगर युद्ध बार बार हो रहे हैं तो क्या हम जो भी डिफरेंट नेशनैलिटीज हैं, डिफरेंट एथनिसिटीज हैं, उनका एक ब्रॉडर कैरेक्टर पता कर सकते हैं क्या, कि जापानीज लोग कैसे हैं, एशियन लोग कैसे हैं, इंडियंस कैसे हैं, इस तरह से, ताकि मतलब उसके हिसाब से द फ्यूचर वॉर कैन बी थ्वार्टेड, कैन बी अवर्टेड एंड अ कॉम्प्रोमाइज कैन बी फिगर्ड आउट. देन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कई यूरोपियन नेशनैलिटीज के अंदर द फासिज्म टुक रूट्स. सो फासिज्म इज a kind of ultra nationalism.
इट्स नॉट जस्ट नेशनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म, जिसमें भाई एक देश है, उसको उसकी जो एंशियंट सोसाइटी के है उसको बहुत ही ज्यादा डेवस्टेटेड बताया जाता है. So this ultranationalism की nothing else matter but the state, but the nation. देश को बचाना है, जो हमारी संस्कृति है उसको बचाना है, संस्कृति खत्म हो गई है. और जो बाकी जितने भी other spheres of life है, all of them they are devalued and leveraged to that feeling. Ultranationalism की nothing matters but the state, but the nation. और इसमें फिर एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी होती है, जो सारा जो जिम्मा जो है, जिम्मेदारी है उस देश को वापस खड़ा करने की, वो उस पर्सनालिटी को दे दी जाती है. और दैट पर्सनालिटी, इट eulogize, it sings the soul of songs of war. मीन्स वॉर इज फेवर्ड एंड वॉर इज प्रोफेस्ड. और उस नेशन की जो पर्सनैलिटी है वो वॉरियर हो जाती है, यानी सभी लोगों को सिर्फ क्या करना है, बस युद्ध करके अपने देश को बचाना है. सो वो एक बहुत ही बोगस आइडिया है, अभी भी आपको सुनने में लग रहा होगा, बट दैट हैपन. स्पेन हो गया, इटली के अंदर मुसोलिनी के रूल में हो गया. सो फासिज्म, जैसे जर्मनी में हिटलर है. सो ये एक तो ये केस है. फिर इंपीरियलिज्म, कि जब डिफरेंट इकोनॉमीज जो है, डिफरेंट यूरोपियन नेशंस, दे स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज फॉर रिसोर्सेज. और फिर उसके बाद में उन्होंने आइडियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल तरीके से उन कॉलोनीज को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना लिया, और उनको साइकोलॉजिकली एंड मिलिटरीली उनको दबा के रखा. सो वो भी ये एक आइडियोलॉजी है. सो इस टाइम तक आते आते जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो ये भी इस चीज पे आइडिया लगाने लग गए कि किस तरह से आइडियोलॉजी जो है वो लोगों को इतना इन्फ्लुएंस कर सकती है. फिर उसके बाद जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में रुथ बेनेडिक्ट, शी वाज गिवन द टास्क टू स्टडी द नेशनल कैरेक्टर ऑफ जापान, which she undertook in her famous work, The Chrysanthemum and the Sword. So इस work में she figured out the toughness or the various attributes of Japanese culture. So इससे फिर जो है ये कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल है, इसको और ज़्यादा बूस्टअप मिला. फिर आगे बढ़ते हैं. सो फर्स्ट, रुथ बेनेडिक्ट. सो she was a student of Franz Boas, and she was the first anthropologist to point out that each culture has a unique psychological orientation, a unique psychological pattern. And ये phrase दे सकते हैं, culture is personality writ large, which is again talking about that psychological print, psychological pattern that is unique for any particular culture. So यानी अगर कल्चर की बात करें तो ये वाली जो चीज है, कल्चर एंड पर्सनालिटी, ये इससे पहले किसी एंथ्रोपोलॉजिकल थियरी में हुई नहीं थी. सो ऑल ऑफ देम, दे द प्रीवियस स्टडीज, उन सब ने कल्चरल एलिमेंट्स की तरफ देखा. नोबडी looked at individual psyche. Now that individual psyche, it later on when they discovered that it's not just individual psyche but it has been amplified to the group psyche, यानी साइकोलॉजिकल पैटर्न्स एट ग्रुप लेवल वो मिलना शुरू हो गए. और ये पहली बार जो है ये रुथ बेनेडिक्ट ने बताया. एंड अकॉर्डिंग टू हर, जो कल्चरल पर्सनालिटीज हैं, द कल्चरल पर्सनालिटीज, वही साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, वो they are shaped by the selective emphasis of certain emotional response, moral codes and behavioral patterns. यानी ये यहाँ पे जवाब है कि आखिर वो सब जो कल्चरल पर्सनालिटीज हैं वो कैसे बनी. सो यहाँ पे दिस इज अगेन द द मोस्ट बेसिक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग. आपको अगर नहीं पता हो ये, एंड इफ यू हैव हर्ड अबाउट Pavlov's डॉग, सो इस स्टडी में एक सिंपल आइडिया देता हूँ. सो ये है कि एक डॉग के सामने एक एक बेल रखी गई, और जैसे ही वो बेल बजती उस डॉग को
एक बोन दे देते। सो धीरे धीरे जैसे ही वो बेल बजती, वो डॉग जो है ही स्टार्टेड एंटिसिपेटिंग कि अब बोन मिलने वाली है। सो दिस इज क्लासिकल कंडीशनिंग कि यू ट्रिगर response by an actuator। सिंपली आप बेल बजा के, बेल को बीच में एक मीडियम बना के, थ्रू दैट मीडियम यू ट्रिगर अ पर्टिकुलर रेस्पॉन्स। सो दैट्स क्लासिकल कंडीशनिंग। और यही जो है सोशल लेवल पे होती है। सो दैट दैट बिकम्स सोशल कंडीशनिंग कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो उनको एक सेट पैटर्न्स में काम करना है। सो व्हेन दे नो वर्क इन दोज पैटर्न्स, so that's how the social personality or unique cultural personalities get formed. Now, the most important work, The Patterns of Culture. So, in that book, she studied three different societies, जिसमें first है the Zuni. So, यहाँ पे she talked about cultural configuration. So, cultural configuration is the the outcome of unique personalities, outcome of unique cultural personalities. इसका मतलब यही है, let's say if I say somebody is a bipolar, so आप इसे जो लोग नहीं जानते वो नहीं समझेंगे कि कोई बाइपोलर है तो कैसे, सिम्टम्स क्या है, उसके आउटकम्स क्या, बिहेवियरल आउटकम्स क्या है। सो यही यहाँ पे यही, अगर हम कहें कि जूनी हैव यूनिक psychological patterns, unique have unique cultural personalities, then you want to look at the outcome patterns कि उनका behavior जो है वो किस तरह से है, क्या behavior patterns है। so वही behavior patterns cultural configurations हैं। so जैसे Zuni की बात करते हैं, so she described that Zuni, they are harmonious, modest and emotionally restrained, means balance and control personality that focus social order and collective responsibility. So according to her, ऐसी personality that keep themselves in order, keep themselves controlled, वो personality जो है they are likened to a Greek god Apollo. So that's why she said कि जो जूनी है they are the Apollonian. फिर the other one, the Quakiutal, which she called the Dionysians. So ये वाले जो है the Quakiutal people, she described them as being dramatic, competitive and status oriented. ये चीज यानी जिस तरह से इनका कल्चरल कन्फिग्रेशन, देयर द कल्चर बिहेवियर पैटर्न वो हार्मोनियस है एंड कंट्रोल्ड है, उसी तरह से द क्वाकिउतल दे आर कॉम्पिटिटिव एंड स्टेटस ओरिएंटेड या एस्पिरेशनल। सो she likened them to another Greek god Dionysus. So that's why the Quakiutal are Dionysian. Then she undertook another study, the Doguans. So these people, they are paranoid and suspicious culture. So for simply you can call them suspicious ones. So यहाँ पे according to her कि जो Doguans जो है, they are very secretive, they do not interact easily with the outsider, and they remain stay hostile internally. Their hostile is hidden, but still they are suspicious towards others, and she clubbed up it as the paranoid personality type. So ये तीनों स्टडीज हैं, और यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही तीनों चीजें जो हैं आपको ध्यान रखनी की। जूनी द अपोलोनियन वन, they are the harmonious and controlled. Dionysians, they are competitive and aspirational, and Doguans, they are suspicious and paranoid. फिर अब बात करते हैं the contribution. So first contribution is she humanized non-Western society. So उससे पहले the non-Western society were considered exotic, or at least they were not placed on the same status, same pedestal that was owned by the European, the Eurocentric society. But
यहाँ पे शी डिस्क्राइब की हर एक सोसाइटी जो है, हर एक कल्चर जो है नॉन वेस्टर्न, it is meaningful in its own sense, where we cannot reject them as being irrational. Where the other thing, which is, she pointed out the cultural variability of personality. Yani, यहाँ पे she highlighted two things. First, culture can have their own personality. Whole culture, it is not just about individual. Individual को आप कह सकते हैं कि वो bipolar है, वो suffering from OCD, suffering from post traumatic stress disorder, suffering from narcissistic disorder, या any other mental disorder, ये कह सकते हैं. लेकिन किसी सोसाइटी को थोड़ी कह सकता है कि पूरी सोसाइटी नार्सिसिस्टिक है या पूरी सोसाइटी बाइपोलर है. बट स्टिल शी फिगर्ड आउट दैट देयर आर सर्टेन साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, कल्चरल कॉन्फ़िगरेशन दैट आर प्रेजेंट इन सोसाइटीज. And then all these patterns, they are not shared by all the all other cultures alike. हर कल्चर की अलग अलग पर्सनैलिटी है. जूनी की अलग है, वाकई उतल की अलग है, डोगोन्स की अलग है. फिर लेट्स मूव ऑन टू द क्रिटिसिज्म्स. सो फर्स्ट क्रिटिसिज्म जो अभी आपको लग भी गया होगा, दैट शी ओवर सिंप्लीफाइड और ओवर जनरलाइज कल्चर by reducing the whole society to one psychological trait. So यहाँ पे we know कि individual psychological patterns cannot be amplified or cannot be imposed in that generalized way to a bigger society. Now we can talk about some families, some group dynamics, but at a societal level we must be careful about it. Fair. Other criticism is that her approach, it did not have any historical leverage or historical anchor. क्योंकि द पीपल जो भी पर्सनालिटी टाइप बताई है, हो सकता है कि इट इट इज ऑफ इमीडिएट ओरिजिन. लाइक अगर कोई सोसाइटी है, इट जस्ट रिटर्न फ्रॉम और रिकूपरेटेड फ्रॉम वॉर और इन्वेजन और एनी रेड, तो उस सोसाइटी में हॉस्टिलिटी कैन बी देयर. नाउ ये तो आप समझ सकते हैं. अभी अगर जो यूक्रेनियन की बात करें, सो नाउ यूक्रेनियन और द पीपल ऑफ गाजा, all of them, they share similar psychological makeup. All of them are anxious, all of them are hostile, all of them are angry. So अब ये सब जो प्रिंसिपल जो है, ये उनके हिसाब से उन सोसाइटी को कैटेगराइज नहीं कर सकते. एंड then finally her idea about cultural configuration, which means the unique psychological behavior pattern, वो एक अच्छा contribution है. Now let's move on to Margaret Mead. So according to her कि individual development जो है, individual personality, it is shaped by cultural context, and she especially stressed on women and adolescents. So ये कह सकते हैं, अगर इस जो लाइन को छोड़कर दूसरे तरीके से मार्गरेट मीड को देखना चाहें, सो शी टुक अप दैट द मिडिल लैडर ऑफ दैट ग्रोइंग अप फेज, मिडिल लैडर ऑफ ग्रोइंग अप फेज, जिसमें द टाइम स्पेशली अराउंड puberty, the transitional phase, it forms an important part of growing up. ये आप समझ सकते हैं, हम खुद भी उसी फेज से गुजरे हैं. द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, द टाइम ऑफ ग्रोइंग अप, द टाइम ऑफ एडोलसेंस. सो वो जो ट्रांजिशनल फेज है, वो मार्गरेट मीड ने उठाया. एंड शी लुक एट दैट थिंग, दैट पर्सनल थिंग, and she amplified it by looking at it through psychological principle at the group level. यानी और सिंपल कहें, वैसे तो सिंपल करने की जगह कॉम्प्लेक्स हो गया. एनीवे, फिर से बताता हूं. she look at that critical transitional phase, the onset of puberty, and she'll try to look at if there is any group thinking or group personality
that treat this transition in a different way. And she figured it out कि different cultures transition to adolescence in a different way. So that's the gist of it. It's different culture and different transition. अगर बहुत ही सिंपल में अगर समझना चाहें, so that's the gist of it. कि प्यूबर्टी द एडोलसेंस एक ट्रांजिशनल फेज है और हर एक कल्चर जो है इसमें अलग अलग जाता है और वो कल्चरल स्पेसिफिक है और उसके लिए शी हैड हर बुक कमिंग ऑफ एज इन सैमोआ. सो इन दैट बुक शी फिगर्ड आउट कि the Samoan girls they seem to transition smoothly into adulthood. कि उनकी puberty के टाइम में they did not freak out, they did not had that pressure and that pressure, those multitude of question and then that shrinking feeling. So वो सब नहीं था. The transition into adulthood was quite smooth because there was less social pressure, more openness about sexuality, and then a greater emphasis on communal life. So उसकी वजह से Samoan girls they transition smoothly. और उसी के कंपैरिजन में शी कंपेयर्ड इट टू दैट ऑफ अमेरिकन गर्ल्स कि जिसमें जो जो ट्रांजिशन जो ये एडल्टहुड का फेज है, तो ट्रांजिशनल फेज जो है इट इज नॉट दैट स्मूथ विच इज फुल ऑफ स्ट्रेस एंड टर्मोइल. सो यहाँ पे शी फिगर इट आउट कि कल्चर प्लेज अ मेजर रोल in shaping the experience of young people, how they transition into adolescence. फिर her next book, Sex and Temperament in Three Primitive Society. So अब जिस तरह से पहले वाली बुक में she talk about the transition into the adulthood, फिर इस वाले में she talk about the gender roles कि किस तरह different society के अंदर different roles होते हैं. Now वैसे वो शुरू में इसका जो इंट्रोडक्शन है मार्गरेट वेड का थोड़ा अलग हो गया था, बट ओके उस गलती को अभी कॉम्पनसेट करते हैं. तो फर्स्ट जो उसका आइडिया है, डिफरेंट कल्चर डिफरेंट ट्रांजिशन, क्योंकि अल्टीमेट जो एम है वो समझने का ही तो है. अगर समझ गए तो लिखना बड़ा आसान है. और सेकंड वाला जो है डिफरेंट कल्चर डिफरेंट जेंडर रूल्स. ओके सो उसमें शी स्टडी थ्री को एग्जिस्टिंग ट्राइब्स ऑफ पैपुआ न्यू गिनी. फर्स्ट द अरापेस. सो अरापेस आर जेंटल एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें बोथ मैन एंड वीमेन दे आर पीसफुल एंड कोऑपरेटिव, जिसमें चाइल्ड रियरिंग और other emotional space, physical space, occupational space, all of them they are shared between men and women. All of them are gentle, acceptable, and understanding and supportive. फिर the second one, the Mundugumor. So इसके अंदर both men and women are aggressive, assertive and emotionally intense. So ये जो सोसाइटी है इसके अंदर पेरेंटिंग जो है it was also harsh, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एरापेस के अंदर when both of them they are happy or both of them are peaceful. So यहाँ पे child burden है, it is shared, both of them they exist in harmony. So उसकी वजह से पेरेंटिंग भी हार्श नहीं है, पेरेंटिंग इज ऑल्सो शेयर्ड एंड स्मूथ. Whereas the Mundugumor, when both are assertive and aggressive, so इसमें पेरेंटिंग it is less shared and more harsh, ताकि जो बच्चे जो हैं वो भी यही जो ग्रुप डायनामिक्स है, ये जो ग्रुप पैटर्न्स हैं, दे लर्न इट सूनर देन बेटर. सो यहाँ पे दोनों सेक्सेस जो हैं दे एक्ट इन अ मैस्कुलिन वे. एंड देन द थर्ड सोसाइटी चैम्बूली. सो यहाँ पे चैम्बूली के अंदर जेंडर रोल्स आर रिवर्स्ड. So role reverse means women are dominant and male or men they are submissive, or you can say that women are masculine and men are feminine. So that's what gender reversal is. So अब इन तीनों सोसाइटी में देख सकते हैं कि किस तरह डिफरेंट सोसाइटी एंड डिफरेंट जेंडर रोल्स. एंड द ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑफ आवर वर्क. फर्स्ट कि जेंडर डिफरेंसेस जो है या जेंडर रूल्स दे आर नॉट यूनिवर्सल, दे आर शेप्ड बाय डिफरेंट कल्चर और देयर पैरामीटर्स, वेदर इट इज लोकल ट्रेडिशन, सोशल एक्सपेक्टेशन और पेरेंटिंग स्टाइल. एंड
Then criticism. So Derek Freeman, who criticized her work, कि जो the romantic portrayal or the smooth transition into adulthood that she talked about the Samoan girls, it was misled. क्योंकि जब डायरेक्ट फ्रीमैन ने वही स्टडी जो है काफी टाइम बाद जब स्टडी की थी, 4-5 डेकेड्स लेटर, तो वहां पे जो जो ट्रांजिशन जो था सैमोअन गर्ल्स का आफ्टर प्यूबर्टी इनटू एडल्टहुड, इट वाज नॉट दैट स्मूथ. इट वाज सिमिलर टू द व्हाट एक्सपीरियंस बाय अमेरिकन और यूरोपियन और इंडियन गर्ल्स. सो ये चीज जो है ये it was later criticized, and then it was also pointed out that Mead may have overgeneralized, just like Ruth Benedict. Okay, there are many other dynamics, many other settings at play, internal settings at play that she might have ignored. Now let's move on to Rolf Linton. So Rolf Linton was also an important figure in cultural personality school, but he talked in a different terms. He mentioned, he pointed out the inheritance of culture through roles and status. यानी उसके अकॉर्डिंग जो भी इंडिविजुअल्स है किसी सोसाइटी के, दे लर्न अबाउट कल्चर via getting into different roles and status that has been that are given to them. So in that sense, the individual, they become the culture bearing personality, not the replica of any cultural personality. So यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग हैं. अभी तक जो हम कल्चरल पर्सनालिटी पढ़ रहे थे, रुथ बेनेडिक्ट और या फिर इनकी बात करें मार्गरेट मीड की, सो दे टॉक अबाउट कि हर एक जो कल्चर है, it has a separate personality. Arapash have different, Zuni have different, but Ralph Linton के according, individual, they are separate from the cultural persona. It's just that they get into different roles and status, and that's how they learn about culture, and that's how they inherit individual cultures. And as of status and role, according to him, status is the social position that any person occupies within a society, and role are the set of behavior that are expected from someone that occupy a particular status. जैसे ये कह सकते हैं father. So father is both a role and a status. So when it comes to status of father, so यहाँ पे it's a social position when you procreate a child. So this post procreation position in a family. Then the role expected, the behavior expected you, that you must provide for that child, you must look after its well-being. So ये एक simple example से दोनों status and role समझाएं. And he classified statuses into two broad types. First, the ascribed one, which are the status we are assigned at birth. So यहाँ पे we do not have any individual choice. जो भी status मिला है वो आपको रखना पड़ेगा, जैसे सेक्स, कास्ट, एथनिसिटी, किनशिप ग्रुप वगैरह. सो हम किस किस कास्ट में, किस देश के अंदर, किस ट्राइब के अंदर, किस किनशिप नेटवर्क के अंदर हम पैदा होते हैं, तो उसमें हमारी कोई चॉइस नहीं होती, और दैट्स व्हाई इट्स एन ascribed status. And then second, the achieved status. So achieved status is acquired through personal accomplishment, जिसमें जो भी आपका जो ऑक्यूपेशन है, जो आप बनते हैं, जो करियर, बिजनेस, जो फाइनेंशियल या एजुकेशनल मोबिलिटी जो है, ऑल ऑफ देम दे आर द अचीव स्टेटस. फिर जैसे शुरू में आपको बताया था कि राल्फ लिंटन ही टॉक अबाउट पर्सनालिटी इन अ डिफरेंट वे. फर्स्ट, he did not generalize, he did not try to present any unique personality structure of any society. He just said कि हर एक इंडिविजुअल जो है, दे आर द बेरर्स, दे आर द कैरियर्स ऑफ दैट ग्रुप पर्सनैलिटी. सो मैं और सिंपल करके ये कह सकता हूँ दैट इंडिविजुअल आर कैरियर्स ऑफ दोज कल्चर्स, दोज कल्चरल पर्सनैलिटीज. और इसके हिसाब से दैट पर्सनैलिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, बिकॉज जैसे जैसे स्टेटस चेंज होता है, रोल चेंज हो गए, तो उसके हिसाब से
जो पर्सनालिटी स्ट्रक्चर है, जो इंफॉर्मेशन है या जो भी इनहेरिटेंस है वो भी चेंज होगा। क्योंकि अगेन आपको याद हो तो राल्फ लिंटन सेड कि कल्चर इज इनहेरिटेड थ्रू डिफरेंट रोल्स एंड स्टेटसेस। यानी जो भी रोल होगा उसके हिसाब से जो कल्चर का जो भी डेटा है या जो भी उसके एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स हैं, दे विल बी गिवन टू यू, दैट यू विल इनहेरिट देम, and in that way you will become a carrier according a carrier as you age. You will carry different elements or different status of that culture according to different milestone in your life, जिसमें जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी या आपके एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे, then you will have different role or maybe a unique combination of roles. So जैसे जुलू सोसाइटी में कि a young man raised in a warrior lineage may internalize aggression and honor, वैसे ही a young girl in a herbalist may absorb empathy, discretion and healing. So यहाँ पे the your culture, your personality, it depends on the role performed by you, the role and status. That's the meaning of it. So जैसे आज के टाइम पे अगर हम कहें, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, दे हैव डिफरेंट रोल्स एंड स्टेटस, सो उनकी पर्सनालिटी अलग है। सो और उसके बाद कहें जो वॉरियर क्लास की बात करें, सोल्जर्स की, ऑफिसर्स की, उनका उनका रोल, उनके स्टेटस अलग है, तो उनकी पर्सनालिटी अलग है। बस ये है कि यहाँ पे ये जो जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं, ये आज के मॉडर्न टाइम्स के मेन स्ट्रीम सोसाइटी के हैं। जो राल्फ लिंटन के अकॉर्डिंग वी टॉक अबाउट द all cultures. Anyway, Fair, he collaborated with Abraham Gardner, and then they studied together. They studied child rearing practices that influence personality formation, जो आगे देखते हैं, and then both of them, they together came with the concept of basic personality structure. So उनके this concept, इसके अकॉर्डिंग हर एक सोसाइटी जो है, इट हैज सर्टेन कोर साइकोलॉजिकल ट्रेट्स या सम बेसिक और यूनिक psychological traits which are shared by all members of the society, और वो जो है that forms basic personality structure. Now ये यहाँ पे ये है कि BPS, first BPS is not the group personality, it's not the collective or cultural personality, and it is not the individual personality. BPS, the basic personality structure, is the most probable personality type in a culture. यानी कोई भी एक कल्चर लेते हैं, लेट्स से अगर हम अफगान की बात करें, आज के अफगान की, सो हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द अफगान, दे आर पश्तून फाइटर्स. सो यहाँ पे we can label fighter onto them because they live in a resource scarce environment. और उसके बाद बहुत बहुत टाइम से, हजारों सालों से अफगान टेरिटरी जो है उस पे वॉर हुए हैं, उसको उसके एक्विजिशन को लेकर, उसके इन्वेजन को लेकर बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं, बट अफगान्स दे हैव प्रूव टू बी क्वाइट हार्डी. सो एक हार्डी कैरेक्टर है उनका. नाउ ये बेसिक पर्सनालिटी स्ट्रक्चर उनको दे सकते हैं कि अफगान पीपल, दे आर यूजुअली हार्डी ट्राइबल्स, बट देन इट इज नॉट इंडिविजुअल पर्सनालिटी, यानी हर एक जो है हार्डी नहीं है. बट ये है कि if you meet Afghan from that territory, so this is going to be the most probable personality type. और BPS यानी basic personality structure या most probable personality type, how it forms? It forms from two institutions, the primary and the secondary one. Primary मतलब family, kinship, weaning and discipline. All of them, they integrate the elements of that core personality type into individual psyche, and then यही चीज जो है लेटर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन में, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, उसमें भी फॉलो होती है. सो जैसे द कोमांची ट्राइब इन यूनाइटेड स्टेट्स, सो यहाँ पे लिंटन एंड गार्डनर बोथ ऑब्जर्व द चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, और यहाँ पे उनको पता चला कि शुरू से ही, बचपन से ही
दे आर ब्रॉड इंडिपेंडेंट, टफ एंड इमोशनली रिस्ट्रेंट. सो यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, इंडिपेंडेंस, टफ एंड कंट्रोल्ड, ये उनका बेसिक पर्सनालिटी स्ट्रक्चर है. सो इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द कोमांची ट्राइब, सो यू विल से दे आर टफ पीपल. जैसे अफगान हार्डी पीपल है, दे आर टफ पीपल. फिर क्रिटिसिज्म, फिर यहाँ पे जो फर्स्ट क्रिटिसिज्म है, दैट ही अंडर एस्टिमेटेड कॉन्फ्लिक्ट, पावर इनइक्वालिटीज, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस टू सोशल रोल्स. सो इसका बेसिक आइडिया यह है कि हर कोई जो है उस स्टेटस में नहीं रहना चाहेगा जो भी जो स्टेटस उनको दिया है, लाइक स्पेशली इन हायरार्किकल सोसाइटी. तो जैसे इंडिया की हायरार्किकल सोसाइटी में जो अनटचेबल्स हैं या दलित्स जो है, एससी है, वीमेन है, जो ट्राइबल्स हैं, उनको भी वो रोल पसंद नहीं है. सो वहाँ पे रेजिस्टेंस तो होगा ही. फिर उसके अलावा भी जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, इट वेरीज, इट माइट नॉट गेट इन टू द रोल असाइन टू देम, जो स्टेटस सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट करती है उनमें. फिर डिफरेंट अदर डायनामिक्स आर ऑल्सो देयर. फिर ये जो दूसरा क्रिटिसिज्म है वो भी पहले वाले से मिलता जुलता ही है, दैट पीपल आर नॉट पैसिव कैरियर्स ऑफ कल्चर, कि they can challenge, reinterpret and subvert rules. Means some form of resistance is there and some modification will also be there. Anyway, let's move on to Abram Gardner. So Abram Gardner along with Ralph Linton, they came up with the basic personality structure. But यहाँ पे Abram Gardner, he stands apart फ्रॉम द डुओ. मतलब ऐसा नहीं है कि राल्फ लिंटन से बेटर है, बट ये है कि एब्राहम कार्टनर ही वेंट इनटू डिफरेंट डायरेक्शन दैट लेटर फॉर्म इनटू द psychoanalytical anthropology. So this psychoanalytic anthropology, this movement was led by Gardner's work, especially the work which has been figuring out how childhood experience shapes psychological traits, shapes cultural personalities. और यही प्रिंसिपल है जो जो फ्रॉइडियन साइकोलॉजी है उसका भी बेसिक यही है कि किस तरह से जो अनकॉन्शियस माइंड है एंड देन जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, किस तरह से दोनों के जो जो अपब्रिंगिंग है, इट शेप्स द अडल्टहुड. तो सिमिलरली यहाँ पे यही प्रिंसिपल जो है फ्रॉडियन साइकोलॉजी के, दे वर मिक्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, और फिर उसमें से एक नई डायरेक्शन निकल के आई, साइकोएनालिटिक एंथ्रोपोलॉजी. सो अकॉर्डिंग टू गार्डनर कि इसी अनकॉन्शियस प्रोसेस या इसी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से इंडिविजुअल पर्सनालिटीज फॉर्म होती है और यही पर्सनालिटीज लेटर फॉर्म्स कल्चर. और यहाँ पे एक टू वे रिलेशन है कि इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस कल्चर्स एंड कल्चर इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स. फिर ये जो इन्फ्लुएंस जो है, ये टू वे रिलेशनशिप, टू वे फीडबैक लूप, ये तो दो चीजों से होता है, दो इंस्टीट्यूशन से. ये राल्फ लिंटन में भी देखा था. सो फर्स्ट प्राइमरी इंस्टीट्यूशन. सो प्राइमरी के अंदर जो फैमिली है, एजुकेशन है, जो द अर्लीस्ट चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, लाइक वीनिंग प्रैक्टिसेस हैं, केयरिंग है, रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन है. तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये वो बेसिक पर्सनालिटी स्ट्रक्चर फॉर्म करती है इंडिविजुअल के अंदर. सो जैसे चाइल्डहुड प्रैक्टिस, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस में वीनिंग मतलब कब तक बच्चे को दूध पिलाना है, कितना दूध पिलाना है, क्या उनको डिपेंडेंट बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे हैं. फिर टॉयलेट ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग के अंदर भी उनको कि है ना, वो उन मतलब खुद से इंडिपेंडेंट उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या ये स्मूथ है, हार्श है, और उसमें टॉयलेट ट्रेनिंग का डिसिप्लिन कैसा है, फिर पनिशमेंट किस टाइप का है. फिर फैमिली स्ट्रक्चर भी न्यूक्लियर है कि एक्सटेंडेड है, मैट्रिलिनियल है कि पैट्रिलिनियल है. सो ये सब जो चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें ये प्रिपेयर करती है दैट यूनिक साइकोलॉजिकल टाइप नोन एज बेसिक बेसिक पैटर्न, बेसिक पर्सनालिटी स्ट्रक्चर. फिर बेसिक पर्सनालिटी स्ट्रक्चर के बारे में बार बार बात हो रही है. इट्स मोस्ट प्रोबेबल पर्सनालिटी टाइप दैट इज फाउंड इन एनी पर्टिकुलर सोसाइटी. वॉरियर सोसाइटी है, सो पीपल विल बी एग्रेसिव एंड इंडिपेंडेंट.
but it is most probable, it is not deterministic, or it is not certainly individualistic. Means ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई आदमी वैसा ही हो, बट उस सोसाइटी के अंदर ब्रॉडर पैटर्न ऐसा ही होगा। जो भी जिस भी तरह के उसके प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, जिस भी तरह के जो अपब्रिंगिंग है, वैसी उसकी बेसिक पर्सनालिटी स्ट्रक्चर। फिर जो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन होते हैं, दे आर द एक्सटेंशन ऑफ प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, और वो भी फिर उसी बीपीएस को, उसी बेसिक पर्सनालिटी टाइप को उनको एम्पलीफाई करता है, लाइक रिलीजन, फोकलॉर, रिचुअल्स, टाबूज, पोलिटिकल सिस्टम एक्सेट्रा। फिर केस स्टडीज की बात करते हैं। सो बोथ ऑफ देम, Ralph Linton and Abram Gardner, they undertook this study in the United States. So these people, the Comanche, they are semi-nomadic, warrior-oriented and focus on raiding, hunting and individual valor. So यहाँ पे जो बच्चे जो हैं, children, they are reared, raised with independence, resilience and physical endurance. फिर उसकी वजह से जो चाइल्डहुड प्रैक्टिस है, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, उसकी वजह से उनका जो पर्सनालिटी है बीपीएस, इट्स सेल्फ रिलायंट, एग्रेसिव एंड ऑटोनमस। फिर जो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है, वो भी जो जितने भी फोकलोर्स है, माइथोलॉजी है, पैराबल्स है, वो सब भी दे फोकस ऑन स्पिरिट हेल्पर्स, बैटल ड्रीम्स और मेल इनिशिएशन रिचुअल्स और वॉरियर लाइक एट्रीब्यूट्स। फिर जो सेकंड क्वाकियूथल, so they are sedentary, they are ranked society, means hierarchy है with clan hierarchies, dramatic ceremonial life and potlatch feast. So यहाँ पे जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, इट स्ट्रेस ऑन ओबीडियंस, रिचुअल, डेकोरम एंड परफॉर्मेंस। मीन्स you know a childhood that is full of compliance and obedience। फिर जो उसकी वजह से जो बेसिक पर्सनालिटी स्ट्रक्चर है, उसमें फर्स्ट ड्रामेटिक एक्सप्रेशन, स्टेटस कॉन्शियसनेस एंड नीड फॉर वैलिडेशन थ्रू रिचुअल, इस तरह का आउटकम निकल के आता है। सो जो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है, सेरेमनी, रिलीजन, बिलीफ सिस्टम, फोकलोर्स, उन सब के अंदर भी वो एग्जैजरेशन होगा। मीन्स दैट डोमिनेंस, हायरार्की, सोशल रिकग्निशन, फेस्टिवल्स, वो सब भी होंगे, डिस्प्ले, ग्रैंडर डिस्प्ले होगा। फिर यही चीज़ें जो है वो अदर सोसाइटी में भी मिली है। जैसे जो इंडिया की बात करते हैं, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, उसमें भी देयर इज स्ट्रिक्ट रेस्पेक्ट फॉर elders, there is ritual purity, there is submission to authority in not only in the Brahmin family, ज़्यादातर जो कास्ट बेस्ड फैमिलीज जो हैं उनके अंदर ये चीज़ें होती है। भाई जितने भी वेद पुराण है, ग्रंथ है, जितने भी जो एपिक्स है, जैसे रामायण है, महाभारत है, या जितने भी जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, उन सब के अंदर भी यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें बार बार, यही एट्रीब्यूट्स, या ये कह सकते हैं यही इंस्टीट्यूशन उसी चीज़ को बार बार रिवाइंड करते रहते हैं, उन्हीं पैटर्न्स को, कि एल्डर्स विल बी रेस्पेक्टेड, द हायरार्की विल बी मेंटेन, अथॉरिटी विल बी सबमिशन टू एंड कंप्लायंस विल बी मेड। फिर यही जो नाइजीरिया की बात करते हैं कि जैसे वहाँ पे जो चाइल्ड रियरिंग है इन योरुबा हाउस होल्ड, इसमें मैटरनल इंटेलिजेंस हैं, बट मेल अथॉरिटी इज अथॉरिटेरियन। मीन्स मदर, she is overprotective but father is strict। so उसमें जो basic personality है, it is expressive but also deferent to structure। means you can say a semi-resilient kind of structure, not semi-resilient, means a semi-flexible structure, semi-flexible personality type। जैसे आप ये तो आप समझ सकते हैं कि बचपन से ही they got the full love, the protection was there, the love was there, care was there, but father was also strict। so it meant कि उनको दोनों तरफ से protection मिल रहा है। so the children, they are expressive, they are confident, but they also maintain that overall hierarchy। फिर यही बाली के अंदर जो स्टडी जो अंडरटेकन बाय क्लिफोर्ड गेट्स, जो बालिनीज कॉक फाइट पे, सो यहाँ भी दे द बालिनीज basic personality structure, it emphasizes on self control and public harmony।
फिर क्रिटिसिजम्स की बात करते हैं। सो फर्स्ट क्रिटिसिज्म एज अगेन ऑन ओवर जनरलाइजेशन की जो इंडिविजुअल वेरिएशंस हैं या जो सब कल्चरल डाइवर्सिटी होती है उसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हर सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारे स्टेशंस होते हैं। इवन जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी, कास्ट बेस्ड सोसाइटी की बात करें तो उसके अंदर भी अलग अलग स्टेशंस हैं। सम आर एलिट्स एंड जैसे आज की बात करें तो मैं यही हिंदू सोसाइटी की बात करूं इन जनरल, तो उसके अंदर भी फर्स्ट दे आर एलिट्स, देन दे आर एक्सट्रीम लिबरल्स, देन द accommodative, फिर द वॉरियर्स। सो इस तरह से बहुत सारे पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर भी सब कल्चरल वेरिएशंस हैं। और सेकंड जो है इंडिविजुअल वेरिएशन भी है। तो ऐसे में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को, साइको एनालिटिकल प्रिंसिपल को इतने ब्रॉडर लेवल पे जनरलाइज नहीं कर सकते। फिर जो अदर क्रिटिसिज्म की चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को इतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया जा सकता। देन the methodological limit, which is if you rely too much on secondary data, then it becomes a question on the validity and interpretation. Then let's move on to the work of Cora Dubois and the model personality. So जिस तरह से Abram Gardner and Ralph Linton gave the basic personality structure, Cora Dubois figured out a key flaw in this basic type, the most probable culture personality, and फिर उस फ्लॉ को निकाल के शी केम अप विद द आइडिया ऑफ मॉडल पर्सनैलिटी। तो जो वहाँ पे जो कमी थी बेसिक पर्सनैलिटी टाइप में, वो ये है कि उन्होंने इस आइडिया को जनरलाइज कर दिया पूरी सोसाइटी के लिए, एंटायर कल्चर। यानी जैसे हार्डी अफगान्स आर देयर, या फिर टफ कोमांचे आर देयर, या फिर ये कह सकते हैं अपोलोनियन जूनी आर देयर, बट ये इस चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते। यही बार बार क्रिटिसिज्म आ रहा है। तो ये जो की फ्लॉ है ना, दिस वाज डन अवे विद एंड शी केम अप विद द न्यू आइडिया मॉडल पर्सनैलिटी, विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग पर्सनैलिटी टाइप। सो जो डिफरेंस है ये है, बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर इट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर। मीन्स एक सोसाइटी है, कोमांचे, जूनी है, अफगान है, उनके अंदर कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर विल बी मोस्ट प्रोबेबल। बट यहाँ पे शी केम अप विद द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग पर्सनैलिटी टाइप। तो यानी शी हैज नॉट extended her own thoughts, her own observation, but she came up with the real time analysis of what was occurring, what kind of personality occurred most frequently in any society. So जो मेन जो डिफरेंस जो इनका है वो यहीं पे है कि the basic personality structure it assume that this kind of study, this kind of personality would be most probable in any particular culture, whereas Cora Dubois, she undertook the measurements, she observed which type of personalities are frequently appearing in any society, और वो जो पर्सनैलिटी है दैट इज मॉडर्न पर्सनैलिटी। और इस तरह की जो मॉडल पर्सनैलिटी है, सेकंड जो डिफरेंस जो है बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर से, कि एक ही कल्चर के अंदर दे कैन बी मैनी मॉडल पर्सनैलिटीज। सो दो ब्रॉडर डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट, बीपीएस इट अज्यूम दैट इस सोसाइटी के लिए दिस personality type would be the most probable one. But model personality में Cora Dubois was quite realistic. She observed this personality was most frequently appearing. So यहाँ पे एक realistic measurement है, realistic observation है। और second difference कि BPS it assume कि यही इस particular culture का most probable type होगा, whereas
शी सेड कि एक ही कल्चर के अंदर डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटीज हो सकती है. So she undertook the intracultural variation, then the statistical nature means she measured the distribution कि किस किस टाइप के लोग जो है किस किस टाइप की पर्सनैलिटी पर्टिकुलर कल्चर में है. फिर she incorporated quantitative method to measure. बिना स्टैटिस्टिक बिना मेजरमेंट के she could not have arrive at the most frequently appearing personality type. सो उसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स में पर्सनालिटी टेस्ट है, लाइफ हिस्ट्रीज हैं, वेरियस टूल्स आर देयर, एंड देन हर फील्ड वर्क इन अलोर इंडोनेशिया. सो यहाँ पे शी फिगर्ड आउट दैट द अलोरीज प्रैक्टिस अर्ली वीनिंग मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग से हटा के उनको दूसरा बाहर का खाना उनको स्टार्ट कराना बच्चों के लिए. सो फर्स्ट अर्ली वीनिंग, फिर रिजिड डिसिप्लिन, एंड देन लो पेरेंटल अफेक्शन ड्यूरिंग चाइल्डहुड. सो ये तीनों चीजें हैं. वैसे आप वीनिंग समझ गए ना, जब ब्रेस्ट फीडिंग से दे द इन्फेंट्स दे आर ब्रॉट डाउन इनटू अदर फूड्स जो हम लोग खाते हैं. सो वो जब इनिशिएट करते हैं उस पूरी प्रोसेस को वीनिंग कहते हैं. सो यूजुअली ये वेरी करती है फ्रॉम 2.5 years to 4 years, sometime even 7 years तक ब्रेस्ट फीडिंग चलती रहती है ना. बट वीनिंग के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग खत्म कर देते हैं, हटा देते हैं और उसकी जगह पे है ना जो मेन फूड जो है स्टार्ट कर देते हैं. सो अलोरीज अर्ली वीनिंग, देन रिजिड डिसिप्लिन एंड लो पेरेंटल अफेक्शन. अब ये है कि यहाँ पे ये दोनों चीजें ये तीनों ही अगर एक साथ ले लेते हैं तो अगर वीनिंग हटा देता है इसका मतलब है the children are given a signal that they should not stay dependent on the parents for a long time. So वो डिपेंडेंसी खत्म करने की कोशिश की जाती है. एंड देन लो पेरेंटल अफेक्शन. सो यहाँ पे इस तरह से दे आर लैच्ड ऑन साइकोलॉजिकली टू देयर पेरेंट्स. it creates a kind of insecurity and dependency, psychological dependency on their parents. क्योंकि बचपन से ही जो अफेक्शन उनको मिलना चाहिए, जो केयर उनको मिलना चाहिए, जो अनकॉन्शियस माइंड द साइको जो सिगमंड फ्रॉइड ने कहा, सो अनकॉन्शियस माइंड में जो जो केयर नहीं मिला, इट लेटर ऑन टर्न इनटू रिप्रेशन, जो एडल्टहुड में फिर उनको परेशान करता है. सो इसकी वजह से द चिल्ड्रन, द इंडिविजुअल, दे आर इमोशनली रिस्ट्रेन्ड, पैसिव, एंड दे हैव अ डीप सेंस ऑफ insecurity. They become emotionally dependent on their parents or anyone who comes into their life. So this model personality in Allure, it was marked by dependency, low self-esteem, low self-confidence, and social withdrawal. फिर comparative insight कि in United States जहाँ पे अर्बन अमेरिकन है और जो इमिग्रेंट्स हैं, they show different model personalities and still they can coexist together. जैसे अमेरिका के अंदर अफ्रीकन अमेरिकन के अलावा मैक्सिकन भी है, एशियंस भी है, इंडियंस भी है, और ईस्ट एशियंस भी है. सो ऑल ऑफ देम दे कैन एग्जिस्ट टुगेदर. फिर दोनों जापान और इंडिया दोनों के अंदर ये चीज जो इनसाइट्स जो है ये मिले कि किस तरह से जापानीज कल्चर के अंदर the Japanese family or Japanese individual, they show diverse emotional response to authority. और यही इंडिया के अंदर भी किस तरह से different dynamics, whether it is joint versus nuclear family, whether about their caste identity, and whether they are in urban area or rural area, इन सब के कारण different personality traits जो है वो आते हैं in the same ethnic group. फिर criticisms की बात करते हैं. First, sampling bias, क्योंकि जो सैंपल साइज था इन आइसोलेटेड कम्युनिटी इट वाज स्मॉल, सो इट मे नॉट बी एम्पलीफाइड एट अ ब्रॉडर लेवल. फिर सेकंड, जो वेस्टर्न साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं दे मे नॉट बी एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल कल्चर्स, टू इंडिजिनस पीपल. एंड देन हर मार्जिनलाइजेशन ऑफ कल्चर, कि अगर इफ शी ट्राई टू लुक्स फॉर द नॉर्मल टाइप, so then जितने भी other individuals हैं, other with
नॉट सो मेन स्ट्रीम कल्चरल पर्सनैलिटी, तो वो लोग जो है उनके लिए खतरा हो सकता है। जैसे रिबेल्स की बात करें, आर्टिस्ट की बात करें, आउटलियर्स की बात करें, और वो जो लोग जो है जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी उस पैटर्न में अगर जो नहीं आते, तो इस अगर ये बार बार यही चीज आती रही कि इस टाइप के सोसाइटी होनी चाहिए, इस टाइप के इंडिविजुअल किसी सोसाइटी में एग्जिस्ट करने चाहिए, सो दिस नॉर्मलाइजेशन, इट्स लाइक another kind of cultural fascism जो जर्मनी के, हिटलर के जर्मन टाइम में जो हुआ था कि जो नोर्डिक आर्यंस जो है, they were considered and they were made the national personality, national cultural type. So बाकी आप जान सकते हैं ना, उसके बाद तो there were 6 million people, no, who were killed because they could not conform to that national personality type. तो यही यहाँ पे सेम अगर नॉर्मलाइजेशन होता है कि इस तरह की पर्सनैलिटी होनी चाहिए, है ना, वॉरियर होना चाहिए या फिर अग्रेसिव होना चाहिए या फिर पैसिव होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए, सबमिसिव होना चाहिए, सो दिस इज अगेन अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और इवन प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इट प्रेफर्स डाइवर्सिटी। वो आपने देखा ना कि अगर होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाती है, रिसेसिव्स बढ़ते जाते हैं, तो इंडिविजुअल जो है दे यू नो, और इंडिविजुअल और पॉपुलेशन दे सफर देयर इनहाइलेशन, दैट ग्रेजुअल इनहाइलेशन। सबसे पहले फर्टिलिटी खत्म होती है, फिर और उसके बाद उनके अंदर उनकी इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, फिर पॉपुलेशन जो है दे कैन नॉट विथस्टैंड एनी अदर एनी चैलेंजेस, एनी न्यू और डायनामिक चैलेंजेस, एंड फाइनली जो ग्रुप जो है वो एक डिप्रेशन में, जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। सो जब बायोलॉजिकली अगर कल्चर जो नेचर है इट डज नॉट फेवर होमोजाइगोसिटी, सो व्हाई डू वी नॉर्मलाइज कल्चर अक्रॉस एनी लाइन? वी मस्ट सीक डाइवर्सिटी। अगर हमारे कल्चर में डिफरेंट टाइप्स अगर हैं, एक ही कल्चर के अंदर वॉरियर भी है, डिप्लोमेट्स भी है, सबमिसिव भी है, तो डोमिनेंट भी है, एग्रेसिव है तो एक्सप्रेसिव भी है, तो इस तरह डाइवर्सिटी रहेगी तो अच्छा रहेगा। बाकी कल्चरल फासिज्म it always result in death and destruction. So this is it. If any question comes up, you have the comment or community section. ये बहुत ही लॉन्ग लेक्चर रहा और इसमें कई बार बीच में I might have forgot some cues. So उसमें क्यू का एक बड़ा इशू अभी ये होता है कि ऑनलाइन पढ़ाने में और फिजिकल क्लासेस में बहुत फर्क है। फिजिकल क्लासेस में स्टूडेंट होते हैं, क्यू मिल जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, क्लास का मूड होता है, एक साइकोलॉजिकल बिल्डअप होता है, ग्रुप साइकोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो वो चीज़ें टीचर्स को दिखती है, एंड इट्स लाइक प्लेइंग ए कॉन्सर्ट जहाँ पे यू हैव योर फेलो मेंबर्स। अब वो सब जो है कैसी किस तरह के इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, किस तरह के म्यूजिक्स आ रहे हैं, किस तरह से क्यूज मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आप प्ले करते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ एक स्क्रीन है, एंड देन देयर इज अ विजुअल अजम्पशन। सो उसकी वजह से कई बार, है ना, स्लिप हो जाते हैं। एनीवे, कुछ भी क्वेश्चन है, यू कैन ड्रॉप द कमेंट्स। थैंक यू।